हफ्ते में एक महीने में हफ्ता में 4 दिन छुट्टी मनाओ। लाइव करो जी, बैठिए बबनी आप लोग। अब देखते हैं आगे आप गवर्नर जनरल वगैरह के बारे में, गवर्नर जनरल ने क्या क्या काम किया था उसके समझते हैं हम लोग। ये इतना हल्ला एसी क्यों करता है जी? इतना हल्ला कर रहा है एकदम सीधाने। बाकी सारे कारखाने अधिनियम उतना याद करने की तो जरूरत नहीं। आप जो ग्रेजुएशन में एग्जाम देते हैं ऑनर्स पेपर का किस कमीशन के आधार पर? सैडलर। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस गवर्नर जनरल में? लॉर्ड कर्जन। तुम लोग घर रिवीजन नहीं करता है, रिवीजन नहीं करोगे घर पे किसी काम का नहीं है पढ़ के। फिर कारखाना अधिनियम में पहला कारखाना अधिनियम किसके समय? लॉर्ड रिपन के। दूसरा कारखाना अधिनियम जो आया था लेंसडाउन। द्वितीय कारखाना अधिनियम किसके समय था? लेंसडाउन। किसके समय? लेंसडाउन के समय आया था। इसमें कितना घंटा कार्य करते निर्धारित? रात में महिलाओं को कारखाने में काम करने में क्या किया गया? रोक लगा दी। हालांकि बस आप गवर्नर जनरल याद रखिएगा। दूसरा कारखाना अधिनियम किसके समय? लेंसडाउन। और तीसरा कारखाना अधिनियम हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग द्वितीय, हार्डिंग द्वितीय। चौथा रीडिंग। मुख्य रूप से आपको पहला याद रखना है। पहला किसके समय आया था? आखिरी वेबल। बीच वाले लोग में से कोई याद नहीं, खास याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं हम लोग। अंतिम कारखाना अधिनियम आया था वेबल के समय। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विस्तृत कारखाना अधिनियम कब आया? 1948। 1948। तो ये आजादी के बाद आया। उसके बाद इसमें धीरे धीरे संशोधन होते रहे, सब संशोधन होते रहे सब कारखाना अधिनियम में। जैसे जैसे जरूरत थी उसी हिसाब से कारखाना अधिनियम को आगे और ले गए थे लोग यहाँ पर। रहने दो, चूहा सबको भी ना था, छूट दो, कुछ काटने लगते हैं सब। कभी कभी इतना खतरनाक चीज काट देगा सब, पूरा सिस्टम में गर्दा उड़ा देगा। हाँ चूहा होगी, सही करो। चूहा को फुर्सत कहाँ है इतना? हाँ देखो कितना समझदार हो गया सब। हाँ पहले समझदार हो गया सब। चलिए अब हम लोग देखते हैं वायसराय गवर्नर जनरल के बारे में। उसके बाद उसको याद करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कारखाना अधिनियम में भारत में आज जो भी कारखाना है वो किसके फेवर में बनाया गया हुआ है? लेबर के। लेबर कानून बहुत ज्यादा, स्ट्राइक पे चले जाएंगे सारे लेबर, मतलब सारे लेबर छुट्टी पे चले जाएंगे। एक हफ्ता में सारे लेबर छुट्टी, 10 दिन तक स्ट्राइक पे चले जाएंगे और 10 दिन का सैलरी लेंगे। लेबर यूनियन ने कहा कि हम छुट्टी थोड़े, हम तो स्ट्राइक पे गए थे, अपनी मांगे रखवा रहे थे। और कंपनी को सारा झमेला देखना पड़ता है। एयर इंडिया कंपनी जो थी जहाज की, उसका 78 जहाजों को रद्द करना पड़ा। 78 जहाज को। क्या है? तो जो उसके क्रू मेंबर थे ना वो स्ट्राइक पे चल गए और मेल किए थे कि हम तबियत खराब है। एक के बाद 150 कर्मचारी मेल कर दिए क्या है? तबियत खराब है। टाटा जो थी, अच्छा इन लोग का मन बड़ा था, इनको लगा सरकारी एयर इंडिया है, जब मन तब स्ट्राइक पे चल दो। उधर से मेल रिप्लाई आया, यू आर टर्मिनेटिंग फ्रॉम दिस कंट्री। कंट्री नहीं जी, कंपनी। हम तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक कर दिए, कंट्री से नहीं कंपनी। कंपनी से क्या कर दिया गया? टर्मिनेट कर दिया गया। अब उन लोग को मोह मोह हो गया, नहीं समझ में आया। झुंझुना कहीं का, तुमको स्ट्राइक करना है, चल गए लोग, क्या करने के? जहाजें कैंसिल करनी पड़ी, लोग गरियाने लगे एयर इंडिया को। कोई भी फ्लाइट से किसको पैसा फूकने का शौक रहता है? फ्लाइट मजबूरी में कोई लेता है यहाँ पर, टाइम बचाने के लिए, उसका काम है वहां पे। और उस पर क्या कर दिया? स्ट्राइक पे चल गया सब। कारखाना अधिनियम है भैया, कंपनी अधिनियम, स्ट्राइक पे जा सकते हैं, मार दिया, टर्मिनेट हो गया। अब बाकी लोग हड़कल है। अच्छा उसने सबको टर्मिनेट नहीं किया है, जो नेता बन रहे थे लोग ना उन्हीं लोग को टर्मिनेट किया है। अब बढ़िया से पूरा एकदम बाकी कंपनी को काफी इफेक्ट पड़ता है। और बिहार में रोहतास जिला जो है वो कंपनियों से भरा हुआ था, कारखानों से। अगर आप सासाराम, डेहरी, ऑनसोन, रोहतास के एरिया जाएंगे ना, कारखाना हुआ क्या वहां पे? कोनो छोटपई का नेता आता था, खाना अच्छा नहीं है स्ट्राइक पे जाओ, खाना अच्छा होना चाहिए, तो ये चीज अच्छा होना चाहिए। अरे भैया कारखाने में ना सबसे जरूरी होनी चाहिए उसकी टाइम से सैलरी आनी चाहिए, उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सबसे पहले होनी चाहिए। उसकी सेफ्टी है या नहीं, कारखाने में सिक्योरिटी है या नहीं, और टाइम से सैलरी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके अलावा जो चीजें आती हैं वो सपोर्टिंग चीजें होती हैं, सपोर्ट के लिए होती हैं। जहां 1000 आदमी का खाना बनेगा, कभी गारंटी नहीं कर सकते कि सबको पसंद आए। आ सकता है सबको, फैमिली थोड़ी है कि आप उसी हिसाब से एडजस्ट किए हुए हैं यहाँ पे। और दूसरा क्या चीज है ना कि 10 आदमी का खाना बनाना इजी होता है, 1000 आदमी का खाना बनाना अपने से कॉम्बिनेशन थोड़ा गड़बड़ा जाता है। इसके लिए इतना स्ट्राइक मारा सब, इतना स्ट्राइक, और मेरी मांगे पूरी करो, धाय देखो छोटपई का नेता हो गया। बिहार में देखिएगा हर गली में एक मुख्यमंत्री घूमेगा आपको, हर गली में ना एक यहाँ पे सीधे कहेगा हम बिहार बदल देंगे, कारखाना लगाएंगे। अपने मोहल्ला में अगरबत्ती का कारखाना नहीं लगा सकता है। और बिहार में क्या करेगा? इसरो का ऑफिस खोलेगा, कल से चंद्रयान 4 यहीं से लॉन्च होगा। तो बिहार में सारी कंपनी जो है ना भागने लगी सब यहाँ पे, और गवर्नमेंट भी क्या है उन्हीं नेताओं का फेवर करने लगी यहाँ पर। और धीरे धीरे यहाँ के उस राजनीतिक कारण से यहाँ से फैक्ट्रियां भाग गई हैं यहाँ पे। आज कोई कंपनी को कहिए कि तुम गुजरात में कारखाना लगाओगे, तुम्हें सपोज कीजिए खर्चा आएगा 150 करोड़, और बिहार में लगाओ 100 करोड़ आएगा, तो कहेगा 50 करोड़ एक्स्ट्रा दे दो। लेकिन हम कहाँ लगेंगे? गुजरात। वहां तो लेबर यूनियन लोग नौटंकी करके देख ले, गवर्नमेंट आएगी पूरा 2 मिनट में व्यवस्था कर देंगे। हमारे यहाँ गवर्नमेंट आएगी उन्हें नेताओं के फेवर करेगा। हाँ बिल्कुल, मजदूरों की मांग पूरी होनी चाहिए यहाँ पे। फैक्ट्री वाला, अरे भाई उसको देखिए ना, उसको टैक्स आप उसी से ले रहे हैं, रोजगार उसी से मांग रहे हैं, पीएफ उसी से कटवा रहे हैं, उसी से सेफ्टी सिक्योरिटी सब दे रहे हैं, बिजली उसको नॉर्मल से ज्यादा दे रहे हैं। उसके बाद आपका सरकारी कर्मचारी जाकर उससे रिश्वत लेता है, लूट देता है, उससे धमकी दे रहा है उसको यहाँ पर दुनिया भर का। इसलिए क्या हो गया, सब भाग गए सब वहां पर। और हम लोग दोष देते हैं कि विदेश बाहर की कंपनियां नहीं आती, यहाँ आएगी कंपनी आपका यूनियन देखने के लिए। उसके बाद से कौन आएगा? छोटपई का गुंडा, घर ठीक नहीं है,
घर घर लायक नहीं है रहने का, गुंडा ही करेगा, पहुंचा दियो, मार के गर्दा गर्दा कर देता हूं मैं यहाँ पे। समझ गए? रहने को घर नहीं है एकदम। एगो कोचिंग में ना हमको 2018 की बात है, ऐसे एगो यहाँ गुंडा ही करता था, तो हम एक पता चला कि वो कहाँ का रहने वाला है, तो हम लोग काम किए, छुट्टी हुआ ना तो सोचे लोग कि चलते हैं इधर से रहते हैं यहाँ पे। देखे लोग तो घर द्वार सही से नहीं है रहेगा, मैंने घर में एक आदमी एक्स्ट्रा हो जाए तो बाहर खटिया पर, यहाँ पटना में आके गुंडा ही दिखाता है। और हम लोग भले बोलते एक बिहारी 100 पे भारी, सबसे कम गवाह आपको बिहार में मिलेंगे। आप सड़क पर किसी को मार के चलिएगा, बाकी आदमी शटर गिरा लेगा, पुलिस पूछते आप देखे नहीं, क्यों? एक बिहारी 100 पे भारी, मर्द है हम लोग, शेर का कलेजा है। सबसे कम कन्विक्शन रेशियो बिहार में है। आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर सोए हुए हैं लोग, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो खाए को ठीक नहीं है वो भी क्या करता है, गुंडाई। और दूसरा यहाँ के पुलिस की दुर्दशा देख के बड़ी अफसोस लगता है, मतलब अजीब दयनीय स्थिति में लगती है पुलिस यहाँ पर। अब पता नहीं कितना जितना जब नया नया भर्ती होता है, ये सब कहाँ खपा देता है सब, तो अलग अलग चीज है। तो कारखाना अधिनियम कभी भी हर सबको मिला के होना चाहिए। गुजरात में अगर आप जाते हैं तो 14 दिन का लॉकिंग पीरियड रखा है उन लोगों ने, कि अगर आप कोई कारखाना डालना चाहते हैं ना गुजरात में, तो 14 दिन के अंदर वहां पे बिजली विभाग को, पर्यावरण विभाग को, लैंड विभाग को, जो जमीन का है, नगर निगम है, सारा चीज आपको 14 दिन के अंदर अंदर उनको करके और कंपनी वाले को थमा के जाना है। हाँ भैया आपका हो गया। अब बिहार में 14 साल में भी हो जाए ना तो इसका कोई गारंटी नहीं है, 14 साल में भी हो जाए तो नहीं जाओ जाए। तो काहे कारखाना आएगा यहाँ पे? तो पर्दे के पीछे समझिए किसी भी चीज। तो 1948 में हमारे यहाँ आजादी के बाद कारखाना अधिनियम है, उसके बाद हर राज्य अलग अलग क्या करने लगे, अपना कारखाना लगाने लगे। गुजरात, पश्चिम बंगाल में सिंगरूर एक जिला है, वहां टाटा नैनो का कारखाना लगाया गया। वो जमीन जो थी काफी उपजाऊ थी और वो बहुत बेहतर जमीन थी। वहां के किसानों का कहना था कि कारखाने को कहीं दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए। तो भैया ये कंपनी को जब कारखाना अलॉट हो रहा था तब सोचना चाहिए था, कारखाना लगा दिया कंपनी, उसके बाद आप कहिएगा इसको दूसरे जगह शिफ्ट करो, तो कंपनी का तो टाइम डिले होगा। तो बवाल हुआ, कंपनी कहीं नहीं आएंगे। उस समय ममता बनर्जी थी, मुख्यमंत्री नहीं थी उस समय, अरे भूख हड़ताल पे बैठ गई बड़ी लंबा, और वहां पे एकदम हीरो बन गई। आज वहां क्या है, बहुत सख्त वहां पे बंगाल का राजनीति, क्योंकि भाषा अलग होने के कारण समझ में नहीं आता है। जहां की भाषा सेम है आपको वहीं की राजनीति समझ, किसको समझ में आता है तमिलनाडु की राजनीति? पता नहीं क्या भाषा है वहां की, हम लोग को तो उतना बंगाल की भाषा हम लोग को बस एक समझ में आता है, खेला हो वो बस। दीदी बस बोले खेला हो वो मतलब कुछ होने वाला है, नहीं समझ में आया, खेला हो वो, खेला हो वो, हाँ हो वो, तो उतना तो समझ में आता नहीं। वहां से वो कंपनी नैनो कंपनी बंगाल से उठ के कहां चली गई, गुजरात। कहां चली? गुजरात। तो आप फैक्ट्री को कुछ दीजिएगा, तो अडानी कंपनी को मुंद्रा पोर्ट बनाना था। आज किसी पानी वाली जहाज से कहिएगा कि तुम सरकारी बंदरगाह है, मुंबई है, नवा सिवा है, कहीं पे अपनी जहाज ले जाना चाहोगे या फिर अडानी के मुंद्रा पोर्ट में लाना चाहोगे, सीधे जाएगा कहां पे? अडानी के मुंद्रा पोर्ट पे। तुरंत हर एक फैसिलिटी है। उसको जमीन मिल गई है 1 रुपया स्क्वायर फीट, 1 रुपया स्क्वायर फीट, जबकि यहाँ किराया चलता है लगभग 100 रुपया स्क्वायर फीट का भी, मतलब जो एरिया किराया 1 महीने का। आप लोग बैठते हैं लगभग 3 स्क्वायर फीट पे, लगभग 3 स्क्वायर फीट पे एक स्टूडेंट बैठता है। और सोचिए अगर 50 रुपया स्क्वायर फीट किराया है तो एक विद्यार्थी 150 रुपया स्क्वायर पर मंथ का किराया दे रहा है। बहुत ज्यादा है कि नहीं है? और उसको जमीन कितना मिल गया? 1 रुपया स्क्वायर फीट पे जमीन पे, समुद्र के किनारे का जमीन था, उसके बाद भरवाया अपना पैसा से खर्चा। बिहार में अलग टाइप का होता है। बिहार में अगर पता चलेगा इधर इंडस्ट्री लगने वाला है, सबसे पहले वहां जमीन अधिकारी खरीदते हैं, तो अपनी पत्नी के नाम पे 2-4 को कॉमन जमीन बना लेंगे और उधर जमीन खाता जाएगा। तो कारखाना अधिनियम से उस समय अंग्रेज लूटते थे, अभी गए टाटा नहीं आया और बाकी कोई भी कंपनी नहीं आएगी कभी बिहार में। जब तक कारखाना अधिनियम नहीं चेंज होगा तब तक बिहार में काहे को कोई आएगा? कंपनियों के लिए यहाँ पे रंगदारी वसूलने लगेगा सब। एक ट्रक पे 10,000 फिक्स लो, धुआं धुआं कर दे। तो अच्छा शर्म नहीं लगता हम लोग को ना? बड़ा उटपटांग चीज है यहाँ पे। जब आप हमारे यहाँ का ना एक बिहारी 100 पे भारी तभी होता है जब ट्रेन मुगल सराय क्रॉस करके बिहार में घुसती है। समझा कि नहीं? मुगल सराय तक में नहीं करते हैं लोग। जब ट्रेन घुसेगी दिल्ली मुंबई से लोहा पीट के आएंगे लोग, एकदम एक बोगी में 70 आदमी का जगह में 700 कोचा के आएंगे एकदम शांति से। और जैसे मुगल सराय क्रॉस करके आज गर्दा उड़ा देते, हम तो एकदम बर्बाद कर देते, धुआं धुआं कर देंगे। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे चौपट हो गए हम लोग। आगे बढ़े, आप देखते हैं क्या जी, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के बारे में समझते हैं। कंपनी को कंट्रोल करने के लिए क्या पद बनाया गया था? गवर्नर जनरल। यहाँ पे आगे बढ़े, यूपी का नोएडा। बाबू यूपी के नोएडा में कंपनी में ऐसा नौटंकी नहीं है। सबसे ज्यादा कंपनियां कहां है? नोएडा में ही है। वहां पे सबसे ज्यादा नोएडा और गुड़गांव में है। कोई नौटंकी नहीं कर सकता वहां, सिक्योरिटी सेफ्टी के नाम पे। आप कहीं पे कुछ कहिए, वहां कोई कितना भी बड़ा सा बड़ा आदमी है वहां पे, जिसकी कंपनी की हैसियत 500 करोड़ 800 करोड़ ऐसे वो ऐसे नॉर्मल घूम रहा है वहां पे, यहाँ तो टांग ले जाए सब। नहीं डाले जाएंगे हम, तो जरा सेफ्टी सिक्योरिटी रखना पड़ता है। आगे देखते हैं हम लोग, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कंपनी को कंट्रोल करने के लिए था। शुरुआत में कंपनी इतनी बड़ी नहीं थी, छोटी कंपनी थी। जैसे टाटा कंपनी है ना, टाटा कंपनी है, इसका बिजनेस दूसरे देश में भी है। एमडीएच मसाला, इसका कंपनी दूसरे देश में भी है, हमारे यहाँ का। हाँ अरे सारा मसाला नहीं बंद हुआ है, एमडीएच का कुछ मसाला जिसमें कैंसर सब्जेक्ट पाए गए थे उसको क्या किया गया? बैन किया गया यहाँ पर। तो वैसे ही कंपनी भारत में आई थी और धीरे धीरे भारत की स्थिति को देख के कब्जा कर लिया सब। और भारत की स्थिति को देख के कब्जा किया सब, तो उन्होंने एक जगह बंगाल में कब्जा किया, मद्रास में और बंबई में। 3 जगह उन्होंने मेन कब्जा किया था। तीनों जगह अलग अलग गवर्नर होते थे, अलग अलग गवर्नर होते थे। मद्रास का गवर्नर अलग, बंगाल का गवर्नर अलग और बंबई का गवर्नर अलग। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें पैसा कमा के देता था कलकत्ता, यानी बंगाल का गवर्नर। बंगाल का गवर्नर, तो बंगाल का पहला गवर्नर जो था रॉबर्ट क्लाइव था। तो बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। हम लोग ज्यादा वैल्यू किसे दिए? बंगाल को। किसे? बंगाल, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके कौन दे रहा था? बंगाल। उसकी जमीन उपजाऊ थी,
उस समय खेती सबसे बड़ी चीज थी। बंगाल के अंदर, बिहार किस में आता था? बंगाल में ही आता था। पूरा एरिया किस में आता था? बंगाल में। तो सबसे ज्यादा कमाई इसलिए देता था। तो अंग्रेज जो थे सब बंगाल को ज्यादा वैल्यू देने लगे सब। तो बंगाल में, बंगाल के गवर्नर बनाया गया रॉबर्ट क्लाइव को। लेकिन धीरे धीरे एहसास हुआ कि ये लोगों को स्वतंत्र छोड़ना ठीक नहीं है, इन लोगों के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो कहा गया कि आप लोग अब किसके अंडर में काम करेंगे? बंगाल वाले को। किस वाले? बंगाल वाले। तो ये बताइए, यहां भी गवर्नर, यहां भी गवर्नर, यहां भी गवर्नर, तो सेम पोस्ट का आदमी क्यों किसी को कंट्रोल करेगा? इसके पोस्ट को बढ़ाना पड़ेगा या तो इसके पोस्ट को घटाना पड़ेगा। तो कहा गया कि बंगाल में बैठने वाला गवर्नर नहीं कहलाएगा, बल्कि बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। बंगाल का गवर्नर जनरल। तो जनरल का मतलब होता है सब कुछ, सर्वे सर्वा। जनरल का मतलब सर्वे सर्वा। जैसे सेना का जनरल मतलब सेनापति, जनरल मतलब क्या है? सर्वे सर्वा है, सर्वे सर्वा। जैसे ऑपरेशन वगैरह देखिएगा ना, तो उसमें होगा न्यूरो सर्जन, खाली खोपड़िया करेगा। अलग अलग सर्जन होते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन केवल हड्डी करेगा, उसमें होगा जनरल सर्जन। तो जहां तहां टूट फूट हुआ, एक्सीडेंट होता है ना, तो सीधे किसको दिया जाता है? जनरल सर्जन को। जनरल सर्जन धाए 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 हाथ पर सब मार देगा, यहाँ पे तुरंत सील देगा। उसके बाद देखेगा ब्रेन में ज्यादा सर्जरी है, ये हमारे पास का नहीं है, तो क्या कहेगा? न्यूरो सर्जन स्पेशलिस्ट को बुलाएगा। जनरल मतलब समझाया पूरे, जहां वहां धक क्या कर देगा? सील उल देगा यहाँ पे। तो उसी तरह जनरल का मतलब क्या था? सर्वे सर्वा। जैसे एनेस्थीसिया बेहोश करने के लिए दिया जाता है, तो कभी कभी ना किसी एक छोटे से एरिया को सुन किया जाता है, लोकल एरिया को, पूरे कंप्लीट एरिया को नहीं, लोकल एरिया को, तो उसे कहेंगे लोकल एनेस्थीसिया। अब पूरे शरीर को जनरल एनेस्थीसिया, पूरे शरीर को देना रहेगा जनरल एनेस्थीसिया। मरेगा पूरे शरीर सुन्न हो जाएगा, जनरल एनेस्थीसिया। सुना दिया आपको जनरल एनेस्थीसिया। एक राइस पाइप डाल देगा किसमें? पेट में। तो राइस पाइप नाम होता है, कोई जरूरी नहीं खाली उससे राइस खाया जाता है। बेहोश हुए आदमी को पेट में इतना बड़ा पाइप डाल देता है, राइस पाइप, ताकि अगर वोमिटिंग करेगा ना, वोमिटिंग, तो राइस पाइप से उसका वोमिटिंग बाहर आ जाएगा। ऐसे समझा गया? और नहीं तो अगर ऐसे ही छोड़ दिए और बाई दी वो बेहोश है और वोमिटिंग हुआ, तो वोमिटिंग होश में है नहीं, वोमिटिंग हुआ तो उसके सांस की नली इधर आके अटक जाएगा यहाँ पे। अब उसको कहना पड़ेगा खांस, और बेहोश है, या भाई खांस निकल जो, ऐसा आप ढकेल देते हैं। अब बेहोश रहेगा तो ढकल भी नहीं करेगा, अटक जाएगा, उसका नहीं पड़ जाएगा। इसलिए देखिएगा, कहता है कि ऑपरेशन से पहले खाना वाना मत खाइयो। लेकिन डॉक्टर को आप पे भरोसा होता नहीं है। कोई ठीक है खा लिया तो वो आपको क्या डाल देता है? तो राइस पाइप डाल देता है। तो जनरल का मतलब समझ आ गया क्या होता है? तो पहले बंगाल का गवर्नर बनाया गया, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो बताइए, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद यहाँ पे आया वारेन हेस्टिंग्स। कौन आया? वारेन हेस्टिंग्स। सबसे पहले कौन आया? क्लाइव। उसके बाद कौन आया? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स को कहा गया कि देखो भाई, तुम गवर्नर हो ठीक है, लेकिन एक काम करते हैं, तुम्हारा पद का नाम चेंज कर देते हैं, तुम्हारा पद खत्म। अब यहाँ गवर्नर नहीं बैठेगा, बल्कि गवर्नर जनरल बैठेगा। कौन बैठेगा? गवर्नर जनरल। तो बंगाल का पहला गवर्नर, अब बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, और इसी को बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। तो यह दो कहलाएगा, पुरानी व्यवस्था का सबसे आखिरी व्यक्ति और नई व्यवस्था का पहला व्यक्ति। समझा गया कि नहीं? जिसके समय कोई चीज चेंज होता है, वो उस पुरानी व्यवस्था का अंतिम व्यक्ति होता है और नई व्यवस्था का पहला व्यक्ति। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। ये तो समझ में आ रहा है ना? किसी की जैसे योजना आयोग को नरेंद्र मोदी ने समाप्त कर दिया जब प्रधानमंत्री, तो योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, और नीति आयोग शुरू किया तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। जब भी परिवर्तन होगा तो वह व्यक्ति पुरानी व्यवस्था का अंतिम और नई व्यवस्था का पहला, पुरानी व्यवस्था का अंतिम और नई व्यवस्था का पहला। कोई दिक्कत? नई व्यवस्था का पहला हो जाएगा। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? अब ये लोग किसके अंडर में हो गए? बंगाल का अंडर में आ गए यहाँ पे। अब इसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे ऐसे शासन प्रशासन चलते रहा और अंग्रेज बाकी बचे जगहों पे भी कब्जा कर लिए और कंप्लीट भारत पे कब्जा कर लिए। किस पे कब्जा कर लिए? कंप्लीट भारत पे। अभी बताओ, जब कंप्लीट भारत पे कब्जा कर लिए, तो क्या बंगाल का गवर्नर जनरल अकेले पूरे भारत को कंट्रोल कर पाएगा? तब मजबूरी में बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया गया और संपूर्ण भारत का क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल। क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल। तो ये जिस व्यक्ति के समय यह व्यवस्था हुई होगी, वो पुरानी व्यवस्था का अंतिम होगा और नई व्यवस्था का पहला होगा। यह हुआ था विलियम बेंटिक के समय। अच्छा आदमी था इसने, विलियम बेंटिक ने। सती प्रथा का अंत किसने किया? विलियम बेंटिक। आगे बढ़े, लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसी में मत लगाना जी। भगवान राम के आगे क्या लगाते हो? लॉर्ड। भगवान कृष्ण के आगे क्या लगाते हो? लॉर्ड। और दलहौजी के आगे लॉर्ड। कभी समझे हो अंग्रेज कितना खतरनाक वार करते हैं सब? तनख्वाह पे काम करने वाला व्यक्ति आपके भगवान के बराबरी आगे खड़ा कर दिया। आप समझ रहे हैं? सबको क्या कर देना है? काट देना। आगे चलते हैं, चलिए समझिए ध्यान से। दास प्रथा का भी अंत किया था, सती प्रथा का भी अंत किया था, ठगी प्रथा का भी अंत किया था, नरबली का भी अंत किया था, बहुत सारी चीजों में सुधार किया था। लेकिन मुख्य रूप से क्या जाना जाता है? सती प्रथा। क्या कहलाता है? सती प्रथा। सती प्रथा को राजा राम मोहन राय के सहयोग से खत्म किया था। अब महिलाएं सती प्रथा को मानियो लेती थी सब। क्या मान लेती थी सब? हाँ, शिक्षा नहीं था। और किसी भी प्रथा को विरोध जब किया जाता है तो पहले चरण में विरोध नहीं होता है, पहले चरण में वार्तालाप होती है, दूसरे चरण में जागरूकता, कई चरणों में कोई चीज खत्म होता है। एक बार में खत्म कर देगा कोई नहीं होगा, धीरे धीरे खत्म करना चाहिए। तो ये सब चीजें थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो बताइए, विलियम बेंटिक के समय कहा गया कि देख बाबू, तुम बंगाल का गवर्नर जनरल अब नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारा प्रमोशन करके पूरे भारत का क्या बनाया जाएगा? गवर्नर जनरल। तो बताइए, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? विलियम बेंटिक। और पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल हो जाएगा विलियम बेंटिक। कितना सिंपल है, नहीं है? बंगाल का पहला गवर्नर, सुनिएगा, रॉबर्ट क्लाइव। गवर्नर पूछ रहे हैं, पहला गवर्नर और अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, और पहला गवर्नर जनरल वारेन। भारत का या बंगाल का? बंगाल। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। अब अगर कोई नई व्यवस्था आ जाएगी तो फिर उस समय जो व्यक्ति रहेगा वो पुरानी व्यवस्था का अंतिम और नई व्यवस्था का पहला।
समझ गया कि नहीं आ गया? अब समझिए ध्यान से, गवर्नर जनरल तो चल रहे थे, गवर्नर जनरल का पद इतना पावरफुल हो गया था कि जिसको मन उसको गवर्नर जनरल पैसा धन दौलत लूट लेते थे, जिस वजह से भारतीय राजाओं में विरोध की भावना आ गई और कुछ तत्कालिक कारण ऐसे बने कि 1857 की क्रांति हो गई और इस क्रांति में अंग्रेज जबरदस्त पूछा गए सब। तब इंग्लैंड की महारानी ने कहा कि यहाँ स्वतंत्र रूप से गवर्नर जनरल नहीं भेजेंगे, बल्कि हम अपने राजा का एक चमचा भेज देंगे जिसका नाम रहेगा वायसराय, और उसी के ड्रेस को आज बैंड पार्टी वाला पहनते हैं। देखिएगा बैंड पार्टी वाला देखेंगे ना, वो एग्जैक्ट वायसराय का ड्रेस है यहाँ पर, और ये काम भारत वालों ने बहुत अच्छा किया है। समझ गए कि नहीं? बैंड पार्टी वालों को वही किया यहाँ पर। या फिर कोनो नहीं ब्याह शादी में नाचने उचने आते हैं, तो इंग्लैंड की जो महारानी का ड्रेस है ना, वो भारत में ना, जो नहीं किसी का लड़का का होता है तो नाचने उचने आते हैं लोग, पैसा वैसा खुशी में मांगते हैं लोग, तो जो इंग्लैंड की महारानी है ना, एग्जैक्ट वही ड्रेस उनको दे देना चाहिए यहाँ पे कि देखो सोच रहा तुम्हारा, अरे भगवान राम का उपाधि लॉर्ड डलहौजी को दे दिया, नहीं दे दिया? अरे अंग्रेज सब ऐसा काम करेंगे सब जिसका कोई हद नहीं। समझा कि नहीं गया? एकदम समझ जाइए जिसका कोई हद नहीं। मुसलमानों में कि हम किसी और को खुदा नहीं कर सकते, नियम बना दिया जज को आपको लॉर्ड कहना पड़ेगा, मी लॉर्ड लो, उनको बुझाइए नहीं रहा क्या करा रहा है, नहीं समझ में गया? आप समझिए। तो अंग्रेज सब ना ऐसा काटेगा, सब ना 100 साल बाद लहरेगा, तुरंत लहर होता तो समझ में आता है संपवा काटा है, 100 साल बाद लहरेगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा। अभी इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर लहरा है ना, कभी इधर से कभी, हमेशा टेंशन रहता है। कब का किया है लॉर्ड मिंटो? 1906 में कर दिया था जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और 1909 में पृथक निर्वाचन देके इसको एकदम मोहर लगा दिया, और उसका नतीजा हो गया 1947। और चाहे जितना भी कुछ कहिए, उस समय जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन सब की यह गलती थी कि उन्होंने एक्सेप्ट कैसे कर लिया भारत का विभाजन, कैसे एक्सेप्ट कर लिया। आज कोई कह दे कश्मीर अलग है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट। सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ पे उसको रोकना चाहिए था और खतरनाक करना था, लेकिन इसका मतलब क्या भारत का विभाजन कर देंगे? नहीं, गांधी जी रोकने तो गए थे, रोकने गए थे कि नहीं? अंग्रेजों ने कहा कि काम करो, 2-4 आदमी को पकड़ो, गांधी को बदनाम कर दो। गांधी को क्या कर दिया? बदनाम कर दिया। हाँ, 1909 में गांधी जी अफ्रीका में थे, 16 में तो गांधी जी तो नया नया आईबी किए थे भारत में। तो महात्मा गांधी जब लखनऊ अधिवेशन में गए थे तो कौन से महात्मा गांधी को बहुत बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे, वो तो पर्यटक के तौर पे गए थे देखने के लिए। उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने कहे थे कि शुरुआती 1 साल तुम्हें कुछ भी नहीं कर, तो चुपचाप देख रहे थे। इधर क्या हो गया था? समझौता हो गया था। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन है अपने अपनी जाति बता रहा है, हम किस जाति से हैं? जो अपनी जाति पे उतराते हैं ना, बस इसीलिए उतरा जाते हैं कि जिसको आप छोटी जाति का कहते हैं, उसने आज से 50 साल पहले अपने नाम के आगे बड़ा जाति लगाना चालू करता ना, तो आज डाइल्यूट हो गया रहता। नहीं समझ आया? जब तुम्हें तुम्हारे नाम के अंतिम अक्षर के आधार पर जज किया जाता है और तुम्हें यह बताया जाता है कि तुम छोटे जाति हो, तो क्यों नहीं अंतिम अक्षर या चेंज करके बड़का वाला अक्षर छोड़ ले? तुम्हें लोग कहेंगे कि देख तुम ओरिजिनल नहीं है, लेकिन तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को डाइल्यूट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे मुख्य रूप से तुम्हें किस आधार पर इंगित किया जाता है? नंबर के बाद जो है वही ना, तो जोड़ लो तुम भी एकदम भयानक वाला, शुद्ध आर्य, एकदम एकदम और खतरनाक है, जोड़ो आर्य 24 कैरेट। तो शिक्षा का क्या है? अभाव है। आगे बढ़िए, किसी को कोई दिक्कत? तो विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल, विलियम बेंटिक। अब 1857 की क्रांति में अंग्रेज पिटा गया सब, तो कहा गया कि गवर्नर जनरल अब नहीं आएगा। अब कौन आएगा? चमचा। कौन आएगा? चमचा को क्या कहा गया? वायसराय। चमचा को क्या कहा गया? वायसराय। 1857 की क्रांति जो हुई थी लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। किसके समय हुई थी? कैनिंग के समय हुई थी। और कैनिंग को कहा गया कि आज के बाद कोई गवर्नर जनरल नहीं रहेगा, बल्कि अब पद हो जाएगा चमचा का। तो बताइए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग, और भारत का पहला चमचा कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग और पहला चमचा को क्या कहा गया? वायसराय। चमचा को वायसराय। अंतिम वायसराय माउंटबेटन। अंतिम वायसराय माउंटबेटन। पहला वायसराय कैनिंग, पहला कैनिंग, अंतिम। जैसे 1947 में देश आजाद हो गया, चमचा का पद खत्म, क्योंकि वायसराय का मतलब होता है राजा का चमचा। राजा का चमचा खत्म हो गया यहाँ पे। कोई दिक्कत? बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। इसको देखिए, फिर मिटा के पूछते हैं। हो गया? नीट वाले बच्चे पता नहीं कहां बैठेंगे, जगह नहीं है बैठाने का। वो पहली बार नीट के बच्चे ऐसे बैठे हैं, नहीं तो उनको तो बबुआ की तरह एकदम वो होता था। अरे बैठो 2 लाख फीस दिया, कुर्सी लो, बैठो 2 लाख दिया है, सावलिया हो 2 लाख दिया है। अरे इतना रिस्पेक्ट, इतना वो पढ़ने आया हुआ आप, 2 लाख रुपया दिया था कोची का? एसी में बैठने का, पानी पीने का, आरओ वाटर का, कुर्सी का, पढ़ने का कहा दिया था? हमने यहाँ कहा कि देख तुमको पढ़ाई से कोई समस्या है? कहा कोई समस्या नहीं। कहा सर लेकिन बहुत ज्यादा लड़का यहाँ रहता है, विद्यार्थी बहुत ज्यादा, हम कहीं पूरा फौज है नया ऐसा भिड़वा देख के घबरा जाता है। तो मेन क्या होना चाहिए? पढ़ाई, और बाकी चीज आप लोग को कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। मिटा के पूछे, बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। और पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक।
भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। और पहला वायसराय कैनिंग, अंतिम वायसराय माउंटबेटन, अंतिम वायसराय माउंटबेटन। उसका देश क्या हो गया? आजाद। माउंटबेटन के बाद देश क्या हो गया? आजाद। लेकिन देश आजाद हो गया, माउंटबेटन ने कोई भी नहीं किया। देश आजाद हो गया, माउंटबेटन ने कोई भी नहीं किया। तो भारत वालों ने कहा कि छोटा सुन, आज से तू वायसराय नहीं कहलाएगा। कहा है हमारे यहाँ चमचों का कोई जरूरत नहीं है, गवर्नर जनरल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गवर्नर जनरल। तो वायसराय जो लॉर्ड कैनिंग था ना, उसका जैसे देश आजाद हुआ ना, उसका चमचा से नाम बदल के क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। और जब देश का विभाजन हो गया, पाकिस्तान बन गया, भारत बन गया, तो वायसराय जो माउंटबेटन था, कहा हम इसीलिए आए थे, अब हम जा रहे हैं। इधर संविधान बन रहा था, तो चमचा बन गया गवर्नर जनरल, ऑफिस उसका कार्यकाल खत्म हो गया, चल गया। तो यहां तो संविधान बनवे नहीं किया था, तो कोई एक देश का मुखिया होना चाहिए ना जी, यानी गवर्नर जनरल या राष्ट्रपति के रूप में। तो राष्ट्रपति हम तब जाने जब संविधान बना, तब उसके समय एक तो मुखिया होना चाहिए, वरना देश इधर उधर बिखर जाता। तो राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, कहा गया कि आप तब तक गवर्नर जनरल बनल रहिए जब तक संविधान नहीं बन जाता। और 1950 को संविधान बनकर तैयार हो गया, और गवर्नर जनरल जैसे शब्द को हटाकर उस दिन राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना दिया गया। कहा गया आज के बाद कोई गवर्नर जनरल नहीं रहे। वो सिवान जिला के जीरादेई के रहने वाले थे। उस समय सिवान छपरा में आता था, तो सिवान तो इधर बना ना, तो वहां के राजेंद्र प्रसाद उस समय ईमानदार नेता हुआ करते थे। और हकीकत में समझिए, ईमानदार नेता न होकर उस समय जनता जो थी ईमानदारों को पसंद करती थी। आप जैसे रहेंगे ना, वैसे ही लोग चुन के आएंगे। याद रखिएगा एक चीज, आप जिस तरह के रहेंगे वैसे ही आपको फिल्में दिखाई जाएंगी। फिल्म वही बनती है जिसे जनता पसंद करती है। यहां कोई साइंस फिक्शन मूवी बनेगी तो कोई पसंद नहीं करेगा। वही अमेरिका में देखिएगा, नया नया टेक्नोलॉजी आ गया है, आयरन मैन, बैटमैन, वो चांद पे जाके लड़ाई कर रहा है। और हमारे यहाँ गणासी लेके लड़ रहा है, अभी गणासी लेके लड़ रहा है, नहीं समझा? अब भोजपुरी वालों की तो बातें छोड़ दीजिए। हाँ, पुदीना उदीना भी बेचा रहा है। हाँ। तो याद रखिएगा, समाज में जैसे लोग रहेंगे उन्हें उन्हीं के लायक फिल्में बनाई जाती हैं, और उन्हीं के लायक आपको नेता देखने को मिलते हैं। जिस कैटेगरी के नेता आपको बिहार में मिलेंगे, उस कैटेगरी के नेता आपको गुजरात में नहीं मिलेंगे आप, क्योंकि वहां के लोग भाषणबाजी नहीं सुनते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे बोलो हम गुजराती हैं तो सीधे बोल देगा इसमें तुम्हारा क्या योगदान है। नहीं समझ आ गया? हम बिहारी हैं, गर्व करते, तो तुम्हारा क्या योगदान है भाई? नहीं समझ आ गया? अब जैसे हम लोग को क्या कहा जाता है यहाँ पे, वीर कुंवर सिंह, भाई तो तुम्हारे घर के थे वो, हम सबके थे वो, तुम तो ऐसे आके चिल्ला रहे जैसे तुम्हारे घर के तो दादा तुम्हारे थे वो। हम सबके तो भारत की संपत्ति है, किसी बिहार के नहीं है वो। एपीजे अब्दुल कलाम को आप तमिलनाडु का नहीं कह सकते हो, पूरे संपूर्ण भारत के हो गए। नहीं समझ यहाँ पे? तो हम लोग तो यही होता था उस समय। हम सब जो थे ना, ईमानदारी देखे थे। अंग्रेजों से इतने त्रस्त थे ना कि ईमानदारों को हम लोग चुनते थे, और अंग्रेजों के खिलाफ वही लड़ सका जो ईमानदार था। नहीं तो बाकी नाथूराम गोडसे की तरह तो दुनिया भर के थे सब वहां पे। नहीं समझे? आगे बढ़े तो बताइए, भारत का अंतिम वायसराय, अंतिम चमचा माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर ना वही था, बेटने था, माउंटबेटन था, क्योंकि विभाजन अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। बेटने को बैठाया गया, जवाहरलाल नेहरू ने जानबूझ के बैठाया, क्योंकि माउंटबेटन पाकिस्तान के फेवर में नहीं था, उसे जिन्ना की आदत अच्छी नहीं लगती थी। माउंटबेटन ने कराची शहर जो था, लाहौर शहर था, भारत को दिया था, और केवल एक शहर पाकिस्तान को दिया था, कराची। तो बाद में जो रेड क्लिफ था, जो विभाजन किया, कहा कि एक को और शहर दे दिया जाए। बहुत कम शहर है, देख रहे हैं भारत में ज्यादा शहर चला गया, कलकत्ता चल गया, मुंबई चला गया, बेंगलोर चला गया, चेन्नई चला गया, लखनऊ चला गया, दिल्ली चला गया, लुधियाना चला गया, सब बड़का बड़का शहर कहां चला गया? भारत में। इसको तो नहीं एक और कोनो शहर दे दीजिए, खाली कराची में कैसे रह पाएगा, तो उसको लाहौर दे दिया गया। नहीं तो ये माउंटबेटन लाहौर भी देने के फेवर में नहीं था। और उस समय अगर डर जाते लोग ना कि नहीं देंगे लाहौर, तो नहीं गया रहता लाहौर। लेकिन क्या हो गया? हाँ, माउंटबेटन समझ आ गया, तो वायसराय वगैरह सब समझ आ गया। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर, भारत जो स्वतंत्र हो जाएगा तो वायसराय तो वैसे ही नहीं रहेगा, रह पाएगा नहीं, गवर्नर जनरल रहेगा। अभी तब तक जब तक संविधान नहीं बना है, तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन। क्वेश्चन घुमा देगा, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी। और संविधान बन गया तो गवर्नर जनरल का यहां से कौन आ जाएगा? राष्ट्रपति। कौन आ जाएंगे? और आज के समय राष्ट्रपति का पद एक राजनीतिक पद करके रख दिया गया है कि हमें जिस जाति का वोट चाहिए उसी जाति के एक व्यक्ति को क्या बना दो? राष्ट्रपति बना दो। समझ में आ गया कि नहीं? और कोई मतलब नहीं बन गया राष्ट्रपति का। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे? अरे भाई, राष्ट्रपति के लिए बना रहे हैं उस जाति, अब जैसे हमारे आदिवासी समाज से आती है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनका पावर इतना कम कर दिया गया कि जिसका कोई हद नहीं यहाँ पे। अब बताइए यहाँ पे, और राष्ट्रपति खैर क्या कीजिएगा, राष्ट्रपति को संविधान के हिसाब से उतना पावर नहीं। लेकिन जब राष्ट्रपति के पास अपनी व्यक्तिगत क्षमता होती है, जैसे दो राष्ट्रपतियों के पास व्यक्तिगत क्षमता, राजेंद्र प्रसाद और एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी व्यक्तिगत क्षमता इतनी थी कि किसी की मेहरबानी पे नहीं थे यहाँ पर। अगर ये कुछ कर सकते थे तो उन्होंने करते भी थे यहाँ पर। तो आगे बढ़े हम लोग। अब कौन गवर्नर जनरल क्या क्या काम किया उसको समझते हैं हम लोग यहाँ पर। एक बात दोबारा बता दीजिए, पीछे करो इसे, दोबारा बोलने लगेंगे हम। नहीं समझ में आया? देखो बाबू लोग, जो भी पढ़ाए उसको पहली बार में समझ जाना। एक शिक्षक जब किसी चीज को मतलब उस बैच में उस चीज को दोबारा रिपीट करेगा तो उतना अच्छा से नहीं होगा। हम यही बात किसी दूसरे बैच में रिपीट करेंगे तो पक्का बताएंगे यहाँ पे, क्योंकि उसमें एकदम फ्रेश ढंग से पढ़ाता है। आपको लगता है दोबारा पूछेंगे तो बढ़िया नहीं। जिस तरह किसी महिला को जब उसको दुल्हन बनाया जाता है तो सबसे ज्यादा सस्ती है, वो बाई नेचर होता है उसका, क्योंकि उसकी मतलब पूरा शरीर वो एक्सेप्ट कर चुका रहता है कि आज मतलब उसका ब्याह शादी है। उसके बाद उसको कितना सजा दो तो उतना नहीं सज पाएगी, चाहे दुनिया का कितना मेकअप आर्टिस्ट बना दो। उसी तरह एक शिक्षक जब किसी टॉपिक को उस बैच में फर्स्ट टाइम पढ़ाता है तो उसी बैच में उस टॉपिक को दोबारा पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, दिमाग अंदर से ना माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो पढ़ा चुके हैं। हाँ, लेकिन अगर वही दूसरा बैच में पढ़ाना रहेगा उसी ढंग से पढ़ेंगे। आई बकलोला पूछ रहा है कि दोबारा पढ़ा दीजिए, तो लो खींच दो उसको, दोबारा खींचो, हो जाएगा। वायसराय हो गए। पहला बंगाल का पहला गवर्नर, अंतिम गवर्नर
अब बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। अब पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैन, भारत का पहला वायसराय, अंतिम वायसराय माउंटबेटन, अंतिम वायसराय भारत का पहला, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। समझ में गया? राजगोपालाचारी। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। इसने बंगाल में क्या लागू कर दिया? द्वैत शासन। बंगाल में क्या लागू कर दिया? द्वैत शासन। मतलब शासन वहां के लोग संभालेंगे। मीर जाफर को दे दिया था, पढ़ा दिए थे, मीर जाफर को दिया, फिर मीर कासिम को दिया, फिर दोबारा किसे दिया? मीर जाफर। यानी प्रशासनिक जिम्मेदारी किसे दिया? वहां के लोगों को, और आर्थिक जिम्मेदारी खुद रख लिया। तो दो तरह का शासन। तो बंगाल में द्वैत शासन किसने चालू किया? बंगाल में द्वैत शासन किसने चालू किया? हाँ, रॉबर्ट क्लाइव। भविष्य का अग्रदूत किसे कहते हैं? रॉबर्ट क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव। तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव। भविष्य का अग्रदूत आगे पढ़िएगा, बताएंगे कि आधुनिक भारत का अग्रदूत अगर कहेगा तो राजा राम मोहन राय, और अगर वायसराय में कहेगा आधुनिक भारत का जनक तो लॉर्ड डलहौजी को। इसे लॉर्ड डलहौजी को। समझ में आ गया कि नहीं? तो भविष्य का अग्रदूत रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश सत्ता का स्थापन किया रॉबर्ट। पलासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर का भी युद्ध रॉबर्ट, लेकिन पलासी के युद्ध में डायरेक्ट गया था रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो को भेजा था, हेक्टर मुनरो को भेजा, लेकिन गवर्नर कौन था? क्लाइव है ना था। सेनापति किसे भेजा था? हेक्टर। क्योंकि उस समय 3 सेना आई थी, मीर कासिम की, अवध की और शुजाऊ शाह आलम द्वितीय की। 3 सेना थी ना। पढ़ा दी आप लोग को, रिवीजन आप लोग नहीं कर रहे हैं। गवर्नर जनरल समझ आ गया? अब इसके बाद आपका कौन सा गवर्नर जनरल भैया? वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद बहुत बड़ा काम किया था कॉर्नवालिस। ये दोनों से क्वेश्चन आता है जी, वॉरेन हेस्टिंग्स में और कॉर्नवालिस से। कॉर्नवालिस को ना अमेरिका में बहुत मार मारा था इसको, तो फिर भारत में भेजा गया था। इसे मार के इसको सुता दिया, तो खटिया पे लाद के आया था कॉर्नवालिस को। यहाँ आया था ना तो बड़ी नौटंकी करता था। अमेरिका वाला इसको मार के तो रद्द कर दिया। चलिए अब आगे का